नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही हैं, काफ़ी संख्या में आ रही हैं और इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए। तो हम लोग इसी श्रृंखला में जो है मैथ और रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसमें आपको पता है कि मैथ के, रीजनिंग के, जीएस की, हिंदी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैथ और रीजनिंग के देखेंगे। आज इसमें हम लोग मैथ के 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है 2 संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम के योग का फार्मूला होता है योग बटे गुणनफल, संख्याओं का योग और बटे उनका गुणनफल। तो आपको पता है सवाल में योगफल कितना दिया है 7 और गुणनफल कितना है दिया है 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/12, यानी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है 1 से 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से तो विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं हैं। तो 200 तक में देखते हैं कि 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, बोलो कितनी है 40। 200 संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है 40। ठीक है, और देख लेते हैं कि 200 में 4 और 5 का लासा, तो 4 और 5 का लासा हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो इससे विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, बोलो 10। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 40 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से तो विभाजित होंगी परंतु 4 से विभाजित नहीं होंगी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 30, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि √18 - 2 √77 इसका मान क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। जो लिखा है 18 - 2 और √77 को हम लिख लेते हैं ऐसे करके। 2 अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 11 और √7, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है, √11 √7। अब आप लोग फार्मूला जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b²। तो 18 हो गया हमारा a² + b² -2, a की वैल्यू आ गई √11 और b की वैल्यू कितनी आ गई √7। और ये काहे का फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा a - b, यानी √11 -√7। तो इस प्रकार आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा बोलो, √11 -√7, क्योंकि ये इतनी जो वैल्यू लिखी है ये किसकी लिखी है, a - b के होल स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा a - b, यानी इनके वैल्यू रख देंगे और √11 -√7 आपका बिल्कुल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजकता का नियम आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग कर लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में 2 3 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20 और 1 21, इसमें आ जाएगा 21 टोटल। कितना आ जाएगा 21। 4 4 8 4 12 1 13 13 2 15 3 18, इसमें कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, इसमें टोटल हमने कर दिया तो सबका टोटल कितना है 18, और 18 किससे विभाजित, 9 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसको आपको पता है कि पीछे से हल करेंगे। तो √40 लिखेंगे प्लस 9 का वर्गमूल 3 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इस प्रकार आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एसएससी जीडी में इसी टाइप के आसान क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इन पर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है P एक कार्य को अकेला 25 दिनों में कर सकता है, PQ से 40% काम
कार्य कुशल है तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको दोनों की क्षमता में अनुपात निकालना होगा, किसकी, P और Q की। तो हम लोग Q को मान लेते हैं 100, कितनी मान लेते हैं 100, और P Q से 40% कम कार्य कुशल है, यानी 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसको 5, यानी क्षमता में अनुपात क्या आ गया, 3:5। और आपको पता है इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं क्षमता वाले सवालों में, E1 D1 बराबर E2 D2। E1 क्या है, पहले वाले की क्षमता, D1 पहले वाले के दिन, E2 बाद वाले की क्षमता, D2 बाद वाले के दिन। तो दिन किसके दिए हैं 25, बोलो P के, तो हम लोग P की क्षमता रखेंगे, कितनी दी है 3। दिन पूछे किसके हैं, Q के, तो Q की क्षमता हम लोग कितनी रखेंगे 5, और हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। D2 की वैल्यू आ जाएगी 15 दिन। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमेशा जो क्षमता वाले सवाल हैं वो इसी फार्मूले से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नल और टंकी वाला सवाल है। इसमें लिखा है पाइप ए एक कार्य टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। उस भरी हुई टंकी को पाइप सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे बाद टंकी का कितना हिस्सा भरेगा। तो हम लोग जैसे वर्क एंड टाइम में सवाल करते हैं वैसे ही इसको हम लोग लिख लेंगे, A + B - C। पहला वाला नल भरता है कितने घंटे में, 10 घंटे में भरता है तो प्लस का चिन्ह, और अगर खाली करेगा तो माइनस का चिन्ह। बी भी उसको 12 घंटे में भरता है तो प्लस का 12 हो जाएगा, और तीनों उसको खोल दिए जाएं, उस भरी हुई टंकी को सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो यानी सी की वैल्यू दी है -6। माइनस क्यों, क्योंकि खाली कर सकता है। हम लोग यहां पर लिखते हैं एलसीएम। क्या लिखते हैं बोलो, एलसीएम। तो वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें 10 का भी भाग हो जाए, 12 से भी हो जाए, 6 से भी हो जाए, कौन है 60। भाग कर लेंगे तो प्लस का 6 आएगा, 60 को 10 से भाग करेंगे प्लस का 6, 60 को 12 से भाग करेंगे तो प्लस का 5, और 60 को 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -10। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी टोटल टंकी कितने लीटर की है बोलो, 60 लीटर की है। ए भरेगा 1 घंटे में 6 लीटर, बी भरेगा 1 घंटे में 5 लीटर, और सी उसको 1 घंटे में खाली करेगा कितना, 10 लीटर, है ना। अब कहा है ये बताइए कि ये तीनों खोल दिए जाएंगे, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में प्रोग्रेस क्या होगी, कितना भरेगा, ये 6 5 11 भरेंगे, और ये क्या होगा बोलो 10 खाली कर देगा। तो टंकी में रुकेगा कितना, 1 लीटर, यानी कितना 1 लीटर। तो तीनों खोल दिए जाएंगे तो टंकी में 1 लीटर पानी जाएगा, तो 12 घंटे में कितना जाएगा बोलो 12 लीटर, है ना। पूछा है टंकी का कितना हिस्सा भरेगा, टंकी है कितने की 60 की, तो 12/60 कर देंगे, यानी 1/5 हिस्सा भरेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है एक समलंब 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 460 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात करो। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो दूरी कहें या ऊंचाई कहें, बात एक ही है। ठीक है, दूरी और ऊंचाई इस केस में एक ही है। तो फार्मूला लगा देंगे 1/2। समांतर भुजाएं कितनी दी हैं, 13 और 10, दोनों का योग कितना हो जाएगा 23, और ऊंचाई यानी यच हमको निकालना है, और क्षेत्रफल कितना दिया है बोलो 460। हल कर लेंगे तो 23 दूनी 46, यानी यहां पर 20 आ जाएगा। तो यच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, जो यहां पर क्या है बोलो ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा एक थोक विक्रेता क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी अगर इसने 100 रुपए की खरीदी है,
हम कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, तो अंकित कितना करता है 60% अधिक, यानी 100 पर 60 ज्यादा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 160 रुपए। और बेचता कितने का है 10% की छूट पर, तो इसका 10% होगा। छूट हमेशा किस पर होती है, एमआरपी पर होती है, तो इसका 10% होगा, 10 से भाग कर दो यानी 16, 16 छोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना बोलो 144। और इसमें सुमित ने 504 रुपए में कलम खरीदी, तो उस विक्रेता के लिए क्या है विक्रय मूल्य है ना। तो 144 की वैल्यू दी है, उस कलम का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो 144 की वैल्यू कितनी दी है बोलो 504। हमको निकालना कितने की है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 504 बटे 144, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 504 बटे 144 गुणे 100। काट पीट कर देंगे हम इसको, तो 12 से काट देते हैं, 12 12 में 144, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, फिर 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 5 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 50, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 350 रुपये। तो यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 350 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 350 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है, दुकानदार 30% की छूट देता है, फिर भी वह 40% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि छूट हमेशा एमआरपी पे अंकित मूल्य पर होती है और लाभ या हानि हमेशा किस पर निर्धारित किया जाता है क्रय मूल्य पर। तो यहां पर एमआरपी दिया है 1050, दुकानदार ने 30% की छूट दी, तो देखिए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1050 का 70%। 100% था, 30% छोड़ दिया, तो यानी कितने परसेंट पर बेचा 70%। काहे का 70%, एमआरपी का। हल कर लेंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 735, यानी बेचा कितने का 735 रुपए का, फिर भी इसको 40% का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो हमने मान लिया इसका क्रय मूल्य x है और 40% लाभ कमाया, तो लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है तो हमेशा 100 में से घटाते हैं। तो यानी 40% लाभ कमाया, तो इसका मतलब बेचा कितने का, बेचा कितने पर 140% पर। ठीक, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, ये कितने के बराबर है 735 के। इसको हल कर लेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 51 7, 7 5 35, 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 गुणे 5 यानी 525 रुपये। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये ना समझ में आपको आया हो तो इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि 2/3 का p बराबर 6/7 का q हो तो p अनुपात q निकालना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2/3 का मतलब गुणा p बराबर 6/7 का मतलब गुणा और q। अब q को उठा के हम इधर लाते हैं और इसको उठा के उधर लाते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लिख सकते हैं p/q। q को उठाकर हम इधर लाए तो बटे में आएगा, और ये उधर जब बटे में जाएगा तो भिन्न पलट जाएगी, भिन्न पलट जाएगी। जो इधर 2/3 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, 2 तिहाई 6, तो p अनुपात q कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9:7। अनुपात का मतलब भाग ही होता है, तो 3 तिहाई 9/7 यानी 9:7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा बोलो 9/7 यानी 9:7। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x/y बराबर 3/5, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं 5। इसमें आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें 5 गुणे x का मान कितना रख देंगे 3 प्लस 2, y का मान कितना रख देंगे 5, तो 5 3 15, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा इसका मान 25, और इसमें रख देते हैं, इसमें 5 गुणे 3 माइनस 5, तो ये 15 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10।
हमको दोनों के बीच में अनुपात निकालना है, यानी 25:10, 5×25, 5 दूनी 10, 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा है 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि संख्याएं 45 और 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देख लेते हैं, पहले 15 संख्याओं का हम लोग टोटल निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि औसत का फार्मूला क्या होता है, बोलो, योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। तो यहां पर औसत दिया है 40, संख्याएं कितनी है 15, तो योग हो जाएगा, योग निकाल लेंगे यहां पर, योग कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा बोलो 600, योग हो गया 600। अब इसमें दो संख्याएं हटा दी गई तो इनका टोटल कितना हो जाएगा बोलो 80। तो इसमें 80 हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बोलो 520। पूछा है शेष संख्याओं का औसत बताओ, तो एवरेज बराबर क्या हो जाता है टोटल अपान नंबर। पहले संख्याएं कितनी थी बोलो 15, अब 2 हट गई तो कितनी बची 13, तो 13 चक्कू 52, यानी अब नया एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा 40। तो आपका इस प्रकार सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसमें लिखा है यदि कुर्सियों को 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो हम लोग प्रतिशत ना लाभ निकालेंगे, आप लोग बताएं लाभ कितना होगा बोलो। जिसको परसेंटेज में बदला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, और परसेंटेज में आंकड़ा है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना होता है, ठीक है। तो हम किसको परसेंटेज में बदलने जा रहे हैं, लाभ को। तो लाभ कितने का होगा 300 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर निर्धारित होता है, क्रय मूल्य पर। किस पर निर्धारित होता है बोलो, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1200। हल कर लेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 25% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 25%। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये चौथा ऑप्शन आप इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इसमें लिखा है यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए अभी हमने लाभ प्रतिशत निकाला है, प्रतिशत लाभ गुणे 100 करेंगे, लाभ कितने का होगा, दोनों का अंतर 1, वहां भी अंतर किया था 1, यहां भी ये अंतर 1 का है। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यहां पर क्रय मूल्य पहले नंबर पर दिया है, नहीं, यहां पर कितना आ जाएगा 4, काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। यानी पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150% है। यदि छोटी संख्या 16 है तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या कितनी है x और छोटी संख्या कितनी है 16, दी ही है। तो इनका योग जो है बड़ी संख्या का 150% है ना। तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बटे 2। इस x को इधर उठा लाते हैं, माइनस x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा x बटे 2 बराबर 16, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 32। तो यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें लिखा है एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं। यदि साक्षर लोगों की संख्या 5000 है तो लोगों की संख्या कितनी है, लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो यानी 20% की वैल्यू दी है। तो 20% की वैल्यू कितनी दी है बोलो, 20% की वैल्यू दी है 5000। हमको कुल की पूछा है, कुल का मतलब होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, इधर से कितने से गुणा कर दें 5, तो इधर से भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 25,000। तो कुल कितने लोग हैं बोलो 25,000। तो इस प्रकार आपका जो पहला विकल्प है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें लिखा है शांत जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की प्रतिकूल यानी विपरीत
500 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल बताएं। तो ध्यान से देखेंगे, प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया है ये हो जाएगा 500 किलोमीटर 20 घंटे में है, तो इसकी चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब जो ये चाल घटाने पर आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो धारा की चाल होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? बोलो, दूरी बटे चाल। और इस केस में दूरी है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? बोलो, 360 मीटर है। काहे में है? मीटर में है। और चाल कितनी दी है? बोलो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग कर देंगे? गुणा कर देंगे, 5/18। तो ये काहे में हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, समय पूछा है तो समय हम लोग बता देंगे। ठीक, काट पीट कर लेंगे। तो 9 दूनी 18 और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 144 क्या? सेकंड, है ना। और सेकंड में ही पूछा है। तो इस प्रकार आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो इस श्रृंखला का जो लास्ट क्वेश्चन है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगी? तो देखिए, हम लिख लेते हैं इसको। 5 वर्ष में कै गुना हो जाती है? बोलो, 3 गुना। और पूछा है 9 गुना कितने समय में होगी? तो 9 गुना पूछा है, तो 9 गुना को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब देखिए, यहां पर 3 गुना था, यहां 3 की पावर 2 गुना है ना। 9 गुना का मतलब है 3 की पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसका समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर कितनी है? 2, और 5 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। और इस प्रकार आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो एसएससी जीडी आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आई हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ है, उसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर समझ में आ गया है तो उसको स्पीड तेज करके आप लोग हल कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करते रहे, ठीक है, तो निश्चित रूप से एग्जाम तक काफ़ी सेट हो जाएंगे। इससे आपको परीक्षा हॉल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो प्रेशर बनता है परीक्षा का दबाव, वो बहुत कम रहेगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।